भारतीय उपमहाद्वीप के इस हिस्से में आने वाले किसी यात्री को यहाँ के ऐसे खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पठार और टीले हैं, घास के सपाट मैदान और अजीब-ओ-गरीब रंग और विन्यास वाले विशाल पत्थर हैं। दूसरी तरफ विज्ञान इन संरचनाओं को एक बिल्कुल ही अलग नजर से देखता है। उसे ये जगह भूगर्भीय तौर पर किसी बेहद उथल-पुथल वाली घटना की झलक देती है। हालांकि ऐसी कोई घटना 6 करोड़ साल से भी पहले हुई थी। पृथ्वी के गर्भ से काफी समय तक लगातार विशाल ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, जिनसे आग निकलती रही। इससे ये जगह हमेशा के लिए बदल गई और इस कारण यहाँ भारत के सबसे हैरतअंगेज इलाकों में से एक का निर्माण हुआ। डेक्कन शब्द संस्कृत के दक्षिण शब्द से निकला है। ये भारत के बीच वाले हिस्से में बहने वाली नर्मदा नदी के दक्षिण में है और यहीं पर मौजूद है डेक्कन प्लेटो यानी दक्कन का पठार। सतपुड़ा और विंध्य पहाड़ियाँ इसे गंगा के मैदानों से अलग करती हैं। डेक्कन प्लेटो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों में फैला है और ये भारत के लगभग 43% भूभाग को घेरे है। त्रिभुज जैसी इस ऊंची भूमि की समुद्र की सतह से ऊंचाई 600 से 900 घन मीटर है और यहाँ काफी विविधता नजर आती है। इसके एक ओर पूर्वी घाट है तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट वाले ढलान जो करीब 1600 किलोमीटर की लंबाई में मौजूद है भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर गुजरात से केरल तक। पश्चिमी घाट का दक्षिणी हिस्सा अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। यहाँ फूलों की 5000 से ज्यादा किस्में हैं और पक्षियों और जीवों की 816 से ज्यादा प्रजातियां हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के इलाके शामिल हैं और पश्चिमी घाट के साथ साथ इस इलाके के भूगर्भीय इतिहास के भी कई पहलू हैं, जिसे डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। डेक्कन ट्रैप्स नाम का खास महत्व है। ये दिखने में सीढ़ी नुमा लगता है, इसीलिए इसे ट्रैप्स का नाम दिया गया है। अंग्रेजों ने इस जगह को ट्रैप कहा क्योंकि अगर आप इसे दूर से देखें तो ये सीढ़ी जैसा नजर आता है। इसकी सीढ़ी नुमा बनावट वक्त के साथ साथ लावा के जमा होने से बनी है, तो अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सीढ़ियां बनी हैं। तो डेक्कन ट्रैप्स एक स्थानीय नाम है। डेक्कन या दक्कन दक्षिण भारतीय नाम है जिसे लोग पुराने दौर से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ट्रैप्स सीढ़ी जैसी दिखने वाली चट्टानें हैं, जैसे कि कोलंबिया में ऐसी चट्टानों को कहते हैं कोलंबियन ट्रैप्स और साइबेरिया में साइबेरियन ट्रैप्स। इन ट्रैप्स का निर्माण करीब 6.5 करोड़ साल पहले जबरदस्त ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुआ था, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी। हम इस समय पश्चिमी घाट ढलान की धुरी पर हैं, जो डेक्कन ज्वालामुखीय पठार का पश्चिमी छोर है। इनका निर्माण लावा के बहाव से हुआ है, जो प्राचीन ज्वालामुखियों से निकला था। फिर वो इस इलाके में फैल गया। इस तरह जमीन से निकलने वाले लावा की परतें बनती गईं और इन परतों के जमते जाने से समतल चोटी वाला पठार बन गया। यहाँ इतने सारे ज्वालामुखी क्यों फटे, इस सवाल का जवाब अब भी खोजा जा रहा है और वैज्ञानिक कुछ ही बातों को लेकर एक मत हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अतीत में यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी हुआ करते थे। इसके पीछे क्या वजह थी आज भी हम नहीं जानते हैं। इसके लिए कई कारण और कई थियरी पेश की जाती हैं, पर वो सिद्ध नहीं हो पाई। हमारा सोचना ये है कि क्रिटेशियस टर्शियरी बाउंड्री टाइम पीरियड में एक एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराया था। इस एस्टेरॉइड का द्रव्यमान 2 खरब टन था और ये मेक्सिको में चिकसलुग नामक जगह पर गिरा था। इसका इम्पैक्ट
100 खरब मीट्रिक टन की फोर्स जितना था और इसकी वजह से डेक्कन ट्रैप में कई विस्फोट हुए। एल्वारेज पिता पुत्र की जोड़ी मीटेरॉइड इम्पैक्ट थ्योरी के सबसे जाने माने समर्थक हैं। इरिडियम एक ऐसी दुर्लभ धातु है जो पृथ्वी के बीच वाले हिस्से में मिलती है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में नाम मात्र ही नजर आती है। एल्वारेज को सेडिमेंट्री क्रिटेशियस टर्शियरी लेयर में इरिडियम का सामान्य से कहीं ज्यादा स्तर मिला। विश्व के कई हिस्सों में इसी तरह की खोजें सामने आती रही हैं। इस इरिडियम के बारे में क्या कहा जाए? तो पृथ्वी के मैंटल से इतना ज्यादा इरिडियम ऊपर नहीं आ सकता। तो उन्होंने पेश की एस्ट्रोब्लीम थ्योरी, क्योंकि मीटियोरॉइड्स में काफी इरिडियम होता है। ये बहुत अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल है। तो मीटियोरॉइड की सामग्री जलने और पृथ्वी से टकराने पर बहुत धूल पैदा होती है और इस धूल में काफी इरिडियम था जो पूरी दुनिया में फैल गया और जम गया। इसीलिए दुनिया भर में ऐसी सतहें पाई जाती हैं। एक और हाइपोथेसिस है मैंटल प्लूम थ्योरी। इसके मुताबिक इसका असर भारतीय प्लेट पर तब पड़ा था जब ये गोंडवाना लैंड से करीब 8 करोड़ साल पहले अलग हुई थी। करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जब इसने उत्तर की तरफ अपना सफर शुरू किया तो ये ज्वालामुखी वाले एक सक्रिय इलाके पर से गुजरने लगी जो अब रियूनियन वोल्केनिक आइलैंड के नीचे दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में है। इस दौर में ढेर सा लावा पृथ्वी से विस्फोट के साथ निकल पड़ा। इन संकरी जगहों से ये गर्म लावा ऊपर तक पहुंचा और पृथ्वी के 2900 किलोमीटर मोटे मैंटल से बाहर निकलने लगा। मैंटल प्लूम्स की वजह से पूरी दुनिया में ही ज्वालामुखीय द्वीप बने हैं। इनमें हवाई के द्वीप भी शामिल हैं, लेकिन कहीं भी रीयूनियन जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिली। ज्वालामुखियों का लावा बाहर निकला तो उससे डेक्कन ट्रैप्स बने। भूवैज्ञानिक इसे डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंस भी कहते हैं। देखिए, एक तीसरी थ्योरी भी है जो सामने आई है और इसके मुताबिक ये इन दोनों ही बातों का मेल है। यानी चिक्सुलुप में उल्का टकराई, फिर उससे डेक्कन ट्रैप विस्फोट की शुरुआत हुई। ये दोनों घटनाएं साथ साथ हुई और 6.5 करोड़ साल पहले सामूहिक विलोपन भी हुआ था। लेकिन इन घटनाओं को साबित करने या इन्हें आधार विहीन बताने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि इस तरह के साक्ष्य बहुत से हैं। हालांकि इन विस्फोटों की शुरुआत और इनकी प्रकृति को लेकर आज भी बहस छिड़ी रहती है, लेकिन डेक्कन प्लेटो बेशक पृथ्वी के इतिहास में हुए सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक है। फिलहाल ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी इसका आकार फ्रांस या टेक्सास जितना है। लावा के बहाव से शुरुआत में जो इलाका ढक गया था, कहते हैं कि उसका आकार आधुनिक भारत से आधा था। ये इलाका 15 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। हम जो है मध्य प्रदेश के महेश्वर के पास सहस्त्रधारा नाम के स्थान पे हैं। ये दक्कन वॉल्केनिज्म की कंटिन्यूटी हमको यहाँ पर चट्टानों के रूप में दिखाई देती है और जो आप कल बहता पानी देख रहे हैं नर्मदा है। लावा और पानी दोनों की फितरत होती है कि ये जहाँ ढाल होती है, जो गहरे भाग होते हैं वहाँ बह के जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि साहब दक्कन वॉल्केनिज्म जो हुआ है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो करीबन 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो हमें ये भी याद रखना होगा कि वो लावा बहकर बहुत सारे जो हमें वाटर बॉडी हैं, वो नदियों झीलों, उसको उसने ऑक्यूपाई किया होगा। लावे का फ्लो होता है यहाँ पर आके नदी में आकर ठंडा हो जाता है और चट्टानों के रूप में जमा हो जाता है। तो बेसाल्ट के लिए बेसाल्ट जो है यहाँ पर बेसाल्ट लावा का जमाव है। तो ये सारी चट्टानें आप देख रहे हैं इसको लावे से बनी हुई, जिसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं, उस तरह की चट्टानें हैं। बड़ी तादाद में लावा के निकलने से इलाके और मिट्टी की शक्ल ही बदल गई। किलाउएआ या हवाई जैसे ज्वालामुखी इलाके हाल ही में वजूद में आए हैं। वहाँ की तरह यहाँ भी बसॉल्ट चट्टानें मौजूद हैं। इसीलिए डेक्कन ट्रैप्स और कुछ नहीं, बस ज्वालामुखीय चट्टानें हैं जो बनी थी क्रिटेशियस पीरियड में। इस दौर में विस्फोट से बाहर आए लावा से। तो डेक्कन वोल्केनिक प्रोविंस मुख्य रूप से बसाल्ट कहलाने वाली इन चट्टानों से ही बना है। हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि चट्टानों की ये परतें हमें क्या बताती हैं? ज्वालामुखी वाले दौर ने कब इन्हें बनाना शुरू किया और ये दौर कब तक चला? मेरे पीछे आपको ज्यादातर ठाकुरवाड़ी फॉर्मेशन नजर आ रही है।
और मेरे पीछे आप जो सीक्वेंस देख रहे हैं वो प्री क्रिटेशियस पैलियोजीन बाउंड्री है। जरा इन बसॉल्ट चट्टानों की जबरदस्त मोटाई और ऊपर की तरफ इनका विशाल फैलाव देखिए। डेक्कन वोल्केनिज्म जैसे फ्लड बसॉल्ट वोल्केनिज्म की खूबी है इसका समतल होना। लावा क्योंकि बहुत तरल होता है इसीलिए ये जगह समतल नजर आती है। लावा बड़ी आसानी से बिना अपनी गर्मी गंवाए और बिना ठोस बने सैकड़ों किलोमीटर तक बह सकता है। लेकिन देर सवेर ये लावा जम गया और इससे ज्वालामुखी या चट्टानें बनी जिनमें ढेर सा लौह और मैग्नीशियम थे। फिर गुजरते बरसों के साथ ये काली मिट्टी बन गया। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ मिट्टी का रंग काला क्यों है? क्योंकि डेक्कन ट्रैप्स में कुछ तत्वों की बहुत आयत है और मैं आपको बता दूं वो तत्व हैं आयरन और मैग्नीशियम। तो मौसम और कुदरत की मार झेल झेल कर काली चट्टानों से काली मिट्टी बन जाती है जिसमें पानी रोकने की क्षमता काफी है। ये काफी उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए काफी अच्छी है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है, नमी को थामे रखती है और कपास की फसल के लिए बहुत सही है। इसीलिए इसे नाम मिला है ब्लैक कॉटन सॉइल। इस उपजाऊ मिट्टी की वजह से ही पश्चिमी घाट में इतने घने और विविध प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। इस समय भी भूवैज्ञानिकों की टीमें अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके चट्टानों और टीलों का अध्ययन कर रही हैं ताकि उनके राज जान सकें। भूविज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है वर्तमान ही अतीत की कुंजी है। इसका मतलब है कि आप अगर आज हवाई के सक्रिय ज्वालामुखी के पास जाते हैं जैसे किलाउएया तो आपको वैसी ही बनावटें अपनी आंखों के सामने निर्मित होती दिख जाएंगी। 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डेक्कन में भी ऐसी ही बनावटें वजूद में आई होंगी। आप मेरे पास ये जो खूबसूरत बनावट देख रहे हैं इसे रोपी लावा कहते हैं। रोपी लावा अक्सर पहोए हुए लावा में नजर आता है। आपको लावा की सतह पर मुड़ी हुई लाइनें नजर आएंगी। ये लाइनें तब बनती हैं जब चट्टान के बीच से बाहर निकलते समय लावा का बहाव मुड़ने लगता है। यहाँ थोड़ा सा लावा बहा है, इसने थोड़ी सी दूरी तय की, यहाँ रुका और जैसे ही ये रुका इसके पीछे से बहता आ रहा लावा भी रुक गया। यहाँ से निकलने वाले लावा की मात्रा करीब 12 लाख घन किलोमीटर बताई गई है। यानी ये पृथ्वी पर आज तक निकला सबसे लंबा लावा फ्लो है। ये जगह अपने लावा फ्लोज की संख्या के लिए मशहूर है। यहाँ पर कुल 23 लावा फ्लोज हैं। यहाँ अपड्रॉप में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज नजर आएगी, ये है डाइक्स। दरअसल ये है एक मैग्नेटिक प्लम्बिंग सिस्टम, यानी ये वो चैनल हैं जिनके जरिए मेटल से बहकर आता हुआ लावा सतह तक पहुंचता है। इसकी एक मिसाल यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ कट रिज पर ये डाइक मौजूद है। ये डाइक अनोखा है क्योंकि ये पुराने फ्लो को काट रहा है और शायद ये ऊपर वाले कम उम्र फ्लोज तक लावा पहुंचाएगा। डेक्कन ट्रैप्स दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े ज्वालामुखी स्थलों में से एक है। पृथ्वी पर और कहीं भी ज्वालामुखी के ऐसे अवशेष नहीं मिलते। लेकिन डेक्कन ट्रैप्स एक और वजह से भी पूरी दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी और आम लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों के बीच पृथ्वी के इतिहास में दर्ज सबसे विशाल और रहस्यमय विलोपन से जुड़ी पहेली से संबंधित सुराग भी मौजूद हैं। विशाल डेक्कन ट्रैप्स करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्रिटेशियस पीरियड के अंत में और टर्शरी या पैलियोजीन पीरियड की शुरुआत में बने थे। डेक्कन ट्रैप्स दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसकी कई वजहें हैं और इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है डायनासोर्स। इस दौर में पृथ्वी पर शायद इन्हीं का राज हुआ करता था और अचानक ये विलुप्त हो गए। डेक्कन ट्रैप्स के विस्फोट के समय शायद यही सबसे बड़ी वजह है दुनिया की दिलचस्पी की इन डेक्कन ट्रैप्स में, क्योंकि ये डायनासोर के विलोपन के साथ जुड़े हैं। डायनासोर के विलोपन की परिकल्पना सभी को आकर्षित करती है, चाहे वो भूवैज्ञानिक हो, वनस्पति वैज्ञानिक हो, जीव वैज्ञानिक हो या कोई आम इंसान। भूवैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया
KPG बाउंड्री मास एक्सटिंक्शन इवेंट। इसमें पृथ्वी की लगभग 3/4 जीव प्रजातियों का सफाया हो गया और इनमें उस समय पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े जीव भी शामिल थे। ये थे डायनासोर्स। ज्वालामुखियों में हुए जबरदस्त विस्फोटों के कारण डेक्कन प्लेटो बना। इससे संबंध रखने वाली सभी थ्योरी KPG बाउंड्री मास एक्सटिंक्शन से जुड़ी थ्योरी से भी ताल्लुक रखती हैं। डेक्कन इरप्शन के दौरान पृथ्वी की 80 से 90% प्रजातियां खत्म हो गई थीं। इससे जुड़े सबूत समुद्र से मिलते हैं, जहां वो अच्छी तरह सुरक्षित रहे। विलुप्त हो चुके जीवों के जीवाश्म इस अवधि में हमें बहुतायत में मिलते हैं। इसका मतलब एक निश्चित संबंध है डेक्कन ट्रैप्स और सामूहिक विलोपन के बीच। ज्वालामुखीय विस्फोटों की वजह से इनके संपर्क में आने वाली तमाम जैविक सामग्री भाप बनकर उड़ गई होगी और इस हादसे के दौरान सभी पेड़ पौधों और जीवों का नामो निशान मिट गया होगा। लेकिन इस जियोलॉजिकल पीरियड में विस्फोटों के बाद पेड़ पौधों और जानवरों के जीवाश्मों को तल छट के नीचे दबने में काफी समय लगा होगा। हाल के बरसों में भारत को ऐसे बहुत से जीवाश्म मिले हैं जिनके जरिए सुदूर अतीत की घटनाओं से जुड़ी भरोसेमंद जानकारियां मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा घाटी शायद डायनासोर्स की अंतिम प्रजातियों की ऐसी पसंदीदा जगह रही होगी जहां उन्होंने घोंसले बनाए और अंडे दिए। ये एक ऑर्डिनरी मुर्गी का अंडा है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, और यहाँ एक जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बाघ के टाइटेनोसॉर जो डायनासोर होते हैं उनके अंडे का एक सेक्शन जो आपको कार्ड दिखाई देती है। दोनों का आप साइज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। जहाँ तक मुर्गी है वो एक बार में एक अंडा देती है, और जो टाइटेनोसॉर डायनासोर हैं जिनको हमको नेस्ट में जो हमको डेटा मिलता है उसमें 12 से लेकर 20 तक हमको अंडे, इस साइज़ के अंडे वो एक साथ दिया करते थे। तो यहाँ से आप वो बड़े जानवरों के बड़े अंडों के और बड़ी संख्या में आप इमेजिन कर सकते हैं कि साहब हमें किस तरह से यहाँ पर डायनासोर, उनका साइज क्या हुआ करता होगा और वो नेस्टिंग साइट किस तरह से हुआ करती होगी। 1980 के दशक में गुजरात बालासिनोर के रायोली में एक ही जगह पर डायनासोर्स के 1200 फॉसिलाइज्ड अंडे मिले थे, जो बहुत बड़ी बात है। इससे डायनासोर के विलोपन की वजह पर थोड़ी रोशनी पड़ती है। 6.5 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही नहीं बल्कि सभी अन्य बड़े जीव समूहों का एक साथ विलोपन हुआ। ये है केटी बाउंड्री। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और ये पूरी दुनिया में ही देखी गई है। डेक्कन ट्रैप से जुड़ी ज्वालामुखीय गतिविधियां इतनी सारी प्रजातियों के व्यापक विलोपन की वजह बनी। इस बात के पक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि इन धमाकों के कारण बहुत सारी जहरीली गैसें, धुआं और धूल वायुमंडल में पहुंचा होगा और शायद वहां सैकड़ों या हजारों साल तक कायम रहा होगा। इंटरट्रैपियन लेयर या ज्वालामुखी के लावा की 2 परतों के बीच वाली परत में मौजूद जीवाश्म शोधकर्ताओं को ये भी बताते हैं कि ज्यादातर जीवों को मरने में कितना समय लगा होगा। डेक्कन ट्रैप डायनासोरों के विलोपन से पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि हमें कच्छ के इंटरट्रैपियन बेड्स में डायनासोर के जीवाश्म मिल रहे हैं, यानी वो ज्वालामुखीय विस्फोटों के कम से कम 3 हादसों के बावजूद जिंदा बच गए थे। यानी शायद उनका विलोपन धीरे धीरे हुआ होगा। डायनासोर के अंडों और डायनासोर के जीवाश्म के साथ साथ बड़े पौधों के तनों के जीवाश्म मिलना उस दौर के पेड़ पौधों जिम्नोस्पर्म्स के बारे में जानकारी देता है कि ये भी बहुत सारे अन्य पेड़ पौधों और जीवों के साथ ही खत्म हो गए थे। ये जो आप बड़ा सा वुडलॉक देख रहे हैं, ये डायनासोर के समय के जो जिम्नोस्पर्म, बड़े दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रजाति की जो वृक्षों की प्रजाति है उसमें से अरुकेरिया पोडोकार्पस, ये 2 तरह के वृक्षों के जीवाश्म यहाँ मान रिवर वैली में, धार जिले की मान रिवर वैली में मिलते हैं। ये उनमें से एक जो सैकड़ों वुडलॉक्स हमको मिले हैं उनमें से ये एक है। आप इसका तने का साइज़ देख सकते हैं कि ये किस कदर बड़ा है। ये वो वृक्ष प्रजाति थी जिसमें जिस समय जो है फ्लावरिंग प्लांट डोमिनेटिंग नहीं तो बहुत कम हुआ करते थे, खुले बीज वाले वृक्ष हुआ करते थे। ये डायनासोर जो शाकाहारी डायनासोर थे, निश्चित रूप से ये इनकी पत्तियाँ और ये जो उनकी खुराक थी, तो ये चूँकि डायनासोर के समय के हैं और दुनिया की सबसे बड़ी वृक्ष प्रजाति में से हैं। धार फॉसिल नेशनल पार्क या गिर डायनासोर एंड फॉसिल पार्क जैसे स्थान
अतीत की निशानियों के महत्व को समझने और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इससे शोधकर्ता इनका अध्ययन कर पाते हैं और इनसे नई सूचनाएं जुटाते हैं। भूवैज्ञानिक अक्सर कहते भी रहते हैं, वर्तमान ही अतीत की कुंजी है। अतीत की संरचनाओं को समझने से हमें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने की समझ मिलती है और हम एक बेहतर भविष्य के लिए कदम उठा पाते हैं। लेकिन डेक्कन ट्रैप्स की ज्वालामुखीय घटनाओं में पूरी दुनिया की लगातार कायम दिलचस्पी एक और वजह से भी बढ़ी। फ्लैट बसाल्ट की इन परतों की मोटाई 6500 फीट से भी ज्यादा है और इनमें कई तरह के खनिज मौजूद हैं। इन्हें अक्सर बसाल्ट क्वेरीज से निकाला जाता है और इससे सैकड़ों टन खनिज मिलते हैं। इन्हें निर्माण के लिए, कुएं खोदने के लिए और नींव बनाने के लिए धमाका करके भी हासिल किया जाता है। ज़ियोलाइट क्रिस्टल्स अपने रंग, अपने विविध आकारों और दुर्लभ होने की वजह से लोकप्रिय हैं। इसके अलावा खनिजों के अन्य समूह भी यहाँ हैं, जैसे एपोफाइलाइट और ऑकेनाइट। इनकी दुर्लभ किस्में बहुत कीमती होती हैं, लेकिन सजावटी और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के तौर पर इन सभी का एक काफी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। ये जो खनिज हैं इन्हें कहते हैं सेकेंडरी मिनरल्स और ये ओरिजिनल इग्नियस मैग्मेटिक रॉक के साथ निकलकर नहीं बने हैं, बल्कि ये काफी बाद में बने हैं। ये बने होंगे सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्षों में। ये चट्टानों के बीच में से बहने वाले तरल की वजह से बने होंगे, कुछ चीजों को गलाते हुए और कुछ चीजों को उपयुक्त जगह पर इकट्ठा करते हुए। और जब तरल ठंडा हो गया और क्रिस्टलाइज हो गया तो हमें ये खूबसूरत खनिज मिले। मुख्य रूप से ये क्रिस्टल्स के रूप में मिलते हैं। इनमें से अधिकतर को जियोलाइट्स कहा जाता है। जियोलाइट्स मिनरल स्पीशीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। लावा ठंडा होने के दौरान बुलबुले जैसे गैस वेसिकल्स बनाता है, जो अक्सर नजर आते हैं। जब लावा बसाल्ट रॉक्स में बदलता है तो इन खाली जगहों में थर्मल फ्लूइड्स खनिजों को जमा कर देते हैं। वहाँ वो मिनरल स्पेसिमेंस की शक्ल ले लेते हैं, जिनके लिए भारत बहुत मशहूर है। हमारे सामने ये दो लावा फ्लोज बहुत खूबसूरती से मिल रहे हैं। निचला लावा फ्लो लावा कोर की उपस्थिति दर्शा रहा है और साथ में है वेसिकुलर क्रेस्ट और ऊपर है ब्रेशिएटेड, ऑटो ब्रेशिएटेड लावा, जिसे फ्लो टॉप ब्रेशिया भी कहा जाता है। आपके सामने यहाँ ये विशाल डोम वेसिकल है और इसके बीच की दरार में गैस मौजूद होती थी और इसके ठंडा होने के बाद आपको ये मिला, क्योंकि इस साथ वाले बेसॉल्ट पर मौसम के प्रभाव के कारण बीच में सिलिका जमा हो गई। ये है क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका और ये है डेक्कन ट्रैप के खनिजों के बीच की खूबसूरत दरारें। जियोलाइट्स का व्यापक स्तर पर उद्योग धंधों में और व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, गैस सेपरेशन और वाटर सॉफ्टनिंग, क्योंकि इसमें रेडी आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है। डेक्कन प्लाटो से जुड़े रहस्यों के कारण हम कीमती खनिजों के बड़े भंडार ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। ज्वालामुखीय बसाल्ट चट्टानें और डायनासोर और उनके अंडों जैसे अनेक जीवाश्म हमारे पुराने अतीत की निशानियां हैं। इनमें से हर एक निशानी के साथ बहुत से सवाल जुड़े हैं और उनके जवाब भी मिलते रहते हैं। ये बात तो पक्की है कि भारत का काफी बड़ा हिस्सा उस जबरदस्त उथल पुथल के बाद काफी बदल गया था और हम इस धुंधले इतिहास से जुड़ी सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या ये खूबसूरत संरचनाएं हमारे सुदूर अतीत की और हैरत अंगेज झलक देकर हमारे भविष्य का लक्ष्य भी दिखा पाएंगे? ये इलाका मुश्किल भी है, अनिश्चित भी, लेकिन इससे ये संभावना भी जुड़ी है कि विज्ञान अपना सफर लगातार जारी रख सकता है।